हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स की सीरीज़ को, जिसमें सबसे पहले लेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी। और बायोलॉजी का हम हर एक वर्ड समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना हो। हर एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इसके शॉर्ट नोट और क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आएगी। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बायोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस जो हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उन सबको लिविंग प्रोसेस कहते हैं। लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेराइटी प्रेजेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो। अर्ली मैन क्या होता है, आदि मानव। वो क्या कर सकते थे, डिफरेंस कर सकते थे इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो निर्जीव वस्तुएं थी और लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सब में डिफरेंशिएट कर सकता था वो। अर्ली मैन मतलब आदि मानव ने डिफाइन किया कुछ नॉन लिविंग थिंग्स इनएनिमेट मैटर को, जैसे कि विंड, सी, फायर और भी बहुत सारी चीज़ें। कुछ उनमें थे एनिमल्स और प्लांट्स भी, उनको भी उन्होंने डिफाइन किया था। कॉमन फीचर्स जो था इन सब इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में और लिविंग थिंग्स के बीच में, वो क्या था, सेंस ऑफ ऑ होता है डर, फियर, डर की भावना उनके अंदर पैदा हुई। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन बींग बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो ह्यूमन हिस्ट्री थी उसमें जो डिस्क्रिप्शन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो जिसमें ह्यूमन बीइंग का डिस्क्रिप्शन भी था, वो बहुत बाद में शामिल हुआ था। सोसाइटीज़ विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज़ ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। जो सोसाइटी एंथ्रोपोजेनिक व्यूज़ ऑफ बायोलॉजी में इंडल्ज थी, शामिल थी, वो भी बहुत थोड़ा कुछ बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजिकल नॉलेज को वहाँ पे रजिस्टर कर पाई। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब है मानव विज्ञान। Systematic and monumental description of life form brought in out of necessity. Detailed system of identification, nomenclature and classification. ये सब हुआ, आइडेंटिफाई किया, फिर उनका नोमेनक्लेचर किया, फिर उनको क्लासीफाई किया। द बिगेस्ट स्विन ऑफ सच स्टडीज़, इन स्टडीज़ का क्या फ़ायदा हुआ, was the recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. क्या हुआ कि ये क्लासिफिकेशन होने के बाद पहचान पाए सिमिलैरिटीज़ को ऑर्गेनिजम्स के बीच। हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज, जो मतलब लेटा हुआ है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड उसी की स्पीसीज से जो कंपैरिजन होता है वो। वर्टिकली मतलब एक पीढ़ी में फिर दूसरी पीढ़ी से जो डिफरेंस है वो वर्टिकली। ठीक है, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। इससे क्या पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं और वो अपने पूर्वजों से किस तरह से रिलेटेड हैं। एंड इट वॉज अ रिवोल्यूशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बचाने की उन्होंने फिर कल्चरल मूवमेंट से कोशिश की थी। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द टेक्सोनोमिक्स पर्सपेक्टिव। उनके विचारों की तरफ से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, वही इस चैप्टर में दिया गया है इस यूनिट में। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ठीक है, आश्चर्यजनक, जो हमें आश्चर्य में डाल देता है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है गजब का, जो हमें अमेज़ करता है। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कुड बी माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स। जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब जो नॉर्मल से हट के हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ़ पड़ती है, डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर की लेक्स हैं, वहाँ पे जीवन का होना हमें स्पीचलेस करता है, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evoke
ओ एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। इन सब चीज़ों से भी हमें आश्चर्य होता है कि एक गैलोपियन जो बहुत सर पर दौड़ने वाला घोड़ा है, या फिर माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, फ्लावर्स की वैली है एक जगह पे, और जो शार्क का अटैक करना होता है, ये सब भी हमें आश्चर्य में डालता है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और even the member molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष करना, और कोऑपरेशन का मतलब होता है कोऑपरेट करना, साथ देना। अमंग मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में, और एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस के मेंबर्स के बीच में। और जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है सेल्स के बीच में, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। लाइफ क्या है? इन सब चीज़ों से हमें हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि ज़िंदगी क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और छुपे हुए हैं। देखिए, आप साइंस तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपकी इंग्लिश भी ठीक हो रही है, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित, निहित भी कह सकते हैं इसे, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हैं। फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग एज इज़ एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। एक तो है टेक्निकल वन, जिसे हम ये सोचते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग से किस तरह से अलग है, एंड सेकंड इज़ फिलोसफिकल वन। ये दूसरा है फिलोसफिकल वन, जिसे में हम लाइफ का पर्पस क्या है उसका आंसर ढूंढते हैं। एज ए साइंटिस्ट मतलब हम यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारी थिंकिंग साइंटिस्ट की तरह ही होनी चाहिए। सो एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। जीवन क्या है? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कन्वेंशनली क्या है? पारंपरिक, ठीक है। पारंपरिक तरीके से सोचते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एग्जिबिट किए हैं वो किस तरह से अलग है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक हैं, अलग हैं। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence of this list। ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं। Let us try to understand each of these। All living organisms grow, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। Increase in mass and increase in number of individuals are twin character of the growth। एक तो मास में बढ़ना और एक नंबर में बढ़ना इंडिविजुअल्स का, ये दोनों ही कैरेक्टर हैं ग्रोथ के। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीज़न। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी सेल डिवीज़न होती है, तब वो ग्रो करता है। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन तक डिवीज़न होती रहती है सेल्स में, ठीक है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल्स में ये कुछ एज तक ही होती है। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लोस्ट सेल्स। जो सेल्स ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, वहाँ पे सेल डिवीज़न कुछ एक टिश्यू में होता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न होता है तभी वो ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। कोई भी देख सकता है ये डिफरेंस कि वो ग्रो कर रही है, माइक्रोस्कोप से सेल डिवीज़न दिख जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है स्पेशल इवेंट्स हैं, विशेष इवेंट है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमें समझना चाहिए कि जो बॉडी मास इंक्रीज होता है वो ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज एस क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को अगर लेते हैं कि ग्रोथ हो गई है, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, सैंड मॉन्ड्स हैं, ये सारे ग्रो करते हैं। बोल्डर्स का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो ये सारे ग्रो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इस ग्रोथ में और उस ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है कि यहाँ पे मटेरियल सरफेस पे बढ़ रहा है, मतलब सरफेस पे ऐड हो रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ होती है इनसाइड, मतलब अंदर से।
In living organism, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. इसलिए हम growth को एक defining property नहीं ले सकते living organisms की. Conditions under which it can be observed in all organisms have to be explained, and then we can understand that it is a characteristics of living organism. Reproduction likewise इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन भी क्या है? लाइकवाइज मतलब उसी की तरह एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. जो प्रोजेनी पैदा होती है पेरेंट्स से, उनके कैरेक्टर्स भी कुछ हद तक सिमिलर होते हैं. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इनवेरिएबली का मतलब है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो स्थिर है. इम्प्लिसिटली का मतलब होता है उलझाव से. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल्स जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उससे भी रिप्रोड्यूस करते हैं. फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो मल्टीप्लाई करती है. इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग. उनमें क्या होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में? जैसे यीस्ट है, हाइड्रा है, उनमें हम बर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं. मतलब एक हिस्सा अगर बर्ड की तरह निकल गया है और वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगा तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा. इन प्लान एरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. प्लान एरिया है फ्लैट वॉर्म, हम उसमें ट्रू रीजनरेशन ऑब्जर्व करते हैं. ये क्या होता है? देखिए, ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट्स द लोस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिजम्स. इसमें अगर एक ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में काट दें सपोज, तो आगे वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से को रीजनरेट कर लेगा और पीछे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से को रीजनरेट कर लेगा. जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो हिस्से हमने काटे थे उसने अपना दूसरा हिस्सा जो है अपने आप रीजनरेट कर लिया. इसे ट्रू रीजनरेशन कहते हैं. द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गा, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. ये सब इजीली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई कर जाते हैं. व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है ना. तो इससे क्या हो रहा है? उनका नंबर बढ़ रहा है सेल का, और सेल का नंबर बढ़ना क्या होता है? ग्रोथ होता है. तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ है, जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन है. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ हैज़ ए इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर और मास. इसका मतलब है जैसे ही सेल डिवाइड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो ग्रोथ हो रही है. और अगर सेल अकेली है और वो अपने साइज़ में बढ़ रही है, अपना मास इंक्रीज कर रही है, तो वो भी ग्रोथ है. हेंस वी नोटिस दैट ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. हम क्लियर नहीं है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेके. फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, जैसे mules, sterile worker bees, infertile human couples, etc. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive definition defining characteristic of living organism. इसलिए यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ऑफ कोर्स नो non-living object is capable of reproducing or replacing by itself. लेकिन ये भी है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि रिप्रोड्यूस करें और रेप्लिकेट करें अपने आप. अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म. एक और कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, वो है मेटाबॉलिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, है ना. केमिकल से बने होते हैं सभी लिविंग. और दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस एटसेट्रा. इनका साइज़ अलग होता है, क्लास अलग होती है, फंक्शंस अलग होते हैं केमिकल्स की, है ना. are constantly being made and changed into some other biomolecules. ये
बनाए जाते हैं लगातार और उनको दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज भी किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 1000 रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, be they unicellular or multicellular. All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. सबके अंदर metabolism होता है. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. जो जितनी chemical reactions हमारे शरीर में होती हैं वो सब metabolism है. No non-living object exhibit metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. इसका मतलब है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, हमारे सेल के बाहर सेल फ्री सिस्टम में डिमॉन्स्ट्रेट किए जा सकते हैं, साबित की जा सकती हैं. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गन परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. ये जो सेल के बाहर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म की जाती है वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है. हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को कह सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, ये बिना एक्सेप्शन के ही एक फीचर है. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. ये लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, जो सेल के बाहर जो रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं उन्हें लिविंग रिएक्शन ज़रूर कह सकते हैं. हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी का वो एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का. Perhaps the most obvious and technically implicated feature of all living organisms is that ability to sense their surrounding or environment. शायद जो सबसे ज़्यादा obvious और technically implicated feature है living organism का वो ये है कि वो उनमें ऐसी ताकत है कि वो surrounding को environment को sense कर सकते हैं and response to these environmental stimuli which could be फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये किसी तरह का भी हो वो उसमें रिस्पॉन्स भी करते हैं. वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स एट्सेट्रा. प्लांट्स भी ये सब काम करते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज़. एनवायरमेंटल क्यूज़ का मतलब होता है जो वातावरण के संकेत होते हैं उनको. ये सभी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेके कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं. फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स. जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनको भी फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज़. सभी ऑर्गेनिज्म हैंडल करते हैं अगर उनकी बॉडी में कोई केमिकल जाता है तो. ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. ह्यूमन बीइंग एक अकेला ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियस है. कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए मेटाबॉलिज्म के साथ क्या है, कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. व्हेन इट कम टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. इस लिविंग स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. वी ऑब्जर्व पेशेंट्स lying in coma in hospital virtually supported by machines which replace heart and lungs. जो कोमा में है और जिनको मतलब बेड पे रखा हुआ है, जिनको मशीन्स लगी हुई हैं जो रिप्लेस करते हैं हार्ट को और लंग्स को, ऐसे पेशेंट को हम मरा हुआ कहेंगे या जिंदा कहेंगे. द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड. उसका ब्रेन भी डेड है. द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग. हम ऐसे को क्या कहेंगे, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस. आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो फिनोमेना है वो इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं. जैसे ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स अराइज ड्यू टू
रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। देखिए, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो एक सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती, सभी सेल्स मिलके वो टिश्यू की प्रॉपर्टी को बनाती हैं। सिमिलरली properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelles but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelles। ये सब भी molecular interactions की वजह से जो constituent cells की properties होती हैं वो arise होती हैं। These interactions result in emergent properties एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है और हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब ये प्रॉपर्टीज़ अमर्ज होती हैं। दिस फिनोमिनन इज़ ट्रू इन ए हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल लेवल। ये फिनोमिनन सभी हायरार्की लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे ट्रू है। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self-regulating in interactive systems capable of responding to external stimuli। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है और वो कैपेबल है कि वो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसमें वो रिस्पॉन्स करें। स्टिमुलाई से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब जैसे आपको महसूस हो रहा है, जैसे आपके आसपास कहीं आग लगी हुई है तो आपको गर्मी महसूस हो रही है, वो स्टिमुलस है। ठीक है, आपको कोल्ड महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वो स्टिमुलस है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये एक लाइफ की स्टोरी है अर्थ के ऊपर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, past and futures are linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degree। सभी ऑर्गेनिज्म सबसे जुड़े हुए होते हैं, वो पास्ट के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के जो भी हों, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं किसी भी डिग्री से। कोई कम कर लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कर लेता है। 1.1 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम 1.2 जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उससे शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। आप सही हैं तो सब कुछ सही है, आप हेल्दी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और रेगुलरली हैंड वॉश कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। कोरोना की लड़ाई में सहयोग करें।